ग्लोबल जीडीपी में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। आप जानते हैं कि 2030 तक भारत का लक्ष्य क्या था? भारत का लक्ष्य था कि जर्मनी और जापान को सरपास करके हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे। हमारे सामने सबसे पहले टारगेट था जर्मनी और उसके बाद टारगेट था जापान। हमने लक्ष्य रखा था कि 2026-27 तक हम जर्मनी को पीछे छोड़ देंगे और 2030 तक हम जापान को पीछे छोड़ेंगे और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे। लेकिन यहां पर बहुत सारे बदलाव देखने को मिल रहे हैं। जो जर्मनी रिसेशन में था, जो चौथे नंबर पे था, जिसको सरपास हम करने वाले थे, उसी जर्मनी ने जापान को सरपास कर दिया है जीडीपी के मामले में। हालांकि अभी तक ये पूरा प्रिडिक्शन है, लेकिन बताया जा रहा है कि 2023 का जो ईयर जब हमारा कंप्लीट होगा तब जो जीडीपी के आंकड़े आएंगे नॉमिनल जीडीपी के, वो जर्मनी के जापान से ज्यादा होंगे। और भारत का जो सपना है 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने का, तो इसी को आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे इन डेप्थ। मैं हूं कमल किशोर भट्ट और आपका स्वागत है कमल एजुकेशन पॉइंट पर। इससे पहले कि इस टॉपिक को शुरू करूं, आपको बताना चाहता हूं जीडीपी के कुछ आंकड़े। यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि जीडीपी में सबसे वन नंबर पे यानी कि टॉप पर आप देख पा रहे होंगे अमेरिका है और इसकी जो इकोनॉमी है ना, वो 26.9 ट्रिलियन डॉलर है। इसके बाद सेकंड नंबर पे आप देख पाएंगे चाइना है। चाइना की जो इकोनॉमी है वो लगभग 17.7 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। और उसके बाद थर्ड नंबर पे अगर आप यहां पर देखेंगे, थर्ड नंबर पे हमारा जापान। जापान की जो इकोनॉमी थी वो 4.4 ट्रिलियन डॉलर की थी। और इसके बाद फोर्थ नंबर पे जर्मनी है। जर्मनी की इकोनॉमी 4.2 ट्रिलियन डॉलर है। और उसके बाद पांचवें नंबर पर हम भारत पड़ता है। ठीक है, तो भारत की इकोनॉमी अभी वर्तमान में 3.7 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। तो दुनिया में जीडीपी के अभी के जो आंकड़े चल रहे हैं, इसमें भारत पांचवें नंबर पे आता है। पहले हम छठे, सातवें, आठवें नंबर पर भी हुआ करते थे। हमने पहले फ्रांस को पीछे छोड़ा, उसके बाद हमने यूके को पीछे छोड़ा। कुछ समय तक यूके फिर से भारत से आ गया है, लेकिन कुछ समय के बाद भारत ने भी यूको को एक बार और पीछे छोड़ दिया था। तो अभी हम पांचवें नंबर पे हैं। अभी आप यहां पर देख पा रहे हैं कि भारत का लक्ष्य क्या होना चाहिए। भारत का लक्ष्य होना चाहिए सबसे पहले जर्मनी को रिप्लेस करना और उसके बाद तीसरे नंबर पे जापान को रिप्लेस करना, तीसरे नंबर पे आना। देखो, तीसरे से दूसरे और पहले नंबर पर आना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो ये जो जापान जर्मनी है लगभग 4.2 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है और इंडिया 3.7 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। तो इनको पिछाड़ना आसान है। अब देखो, चाइना तो 17.7 ट्रिलियन डॉलर, ठीक है, यानी कि हमसे लगभग 6 गुनी बड़ी अर्थव्यवस्था। और अमेरिका जो है लगभग 26.9 ट्रिलियन डॉलर, ये तो और भी बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो इनको पीछे छोड़ना तो बहुत मुश्किल है आज की डेट में। लगभग 40, 50, 60 साल लग जाएंगे, वो भी अगर इंडिया कंटिन्यूसली ग्रो करेगा तब। ठीक है, या हो सकता है कि हम लंबे समय तक इनको पीछे छोड़ ही ना पाए। लेकिन तीसरे नंबर पे आना भारत के लिए बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि जर्मनी, जापान एक तरह से भारत के ही लगभग आगे पीछे, और इनसे आगे जाना भारत के लिए तुलना में बहुत आसान होगा, क्योंकि भारत क्या है, इसकी आबादी बहुत बड़ी है और हमारी जो अधिकांश आबादी है वो यंग है, जबकि जापान में लोग बूढ़े होते जा रहे हैं। तो यही सारे इश्यूज हैं। अब थोड़ा आपको एक बात का ध्यान आया होगा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जिस जर्मनी को हम पीछे छोड़ना चाहते हैं, वो जर्मनी आगे बढ़ के जापान को पीछे छोड़ गया है। तो ये सब कैसे हुआ, सबसे पहले हम इसके बारे में समझते हैं, फिर हम भारत के टॉपिक पर आगे आएंगे। आपने यहां पर पढ़ा होगा कि भारत ने आखिर जर्मनी को ही टारगेट करने का लक्ष्य क्यों रखा था। 2026 तक भारत क्यों कहता था कि हम जर्मनी को पीछे छोड़ देंगे, जबकि जर्मनी तो जापान से आगे जा रहा है। देखिए, इसके पीछे बेसिकली कारण था, एक तो जर्मनी हमसे ठीक पहले था, जापान के बाद, और भारत से ठीक पहले था, यानी कि चौथे नंबर पे था। तो सीधी सी बात है, हमारा टारगेट चौथे नंबर को अचीव करना पहले रहेगा। और दूसरा, हमने देखा था कि जर्मनी की जो इकोनॉमी थी वो रिसेशन में चली गई थी। हमने आपको बताया था कि यूरोजोन के अधिकांश जो देश थे वो रिसेशन में जा रहे, जिसमें से सबसे पहले अनुमान तो थे कि यूके रिसेशन में जाएगा, लेकिन यूके की जगह पर जर्मनी की जो इकोनॉमी है वो रिसेशन में चली गई थी, यानी कि मंदी में चली गई थी। अब आप सोचोगे कि रिसेशन क्या होता है। आखिर देखिए, रिसेशन का मतलब होता है जो जीडीपी है ना, अगर वो नेगेटिव चली जाए, यानी कि वो बढ़ने की बजाय घट जाए। यानी कि अब देखो, रिसेशन में आमतौर पर बहुत बार ऐसा होता है कंट्रीज के साथ कि उनकी जीडीपी घट जाती है, लेकिन फिर भी उन कंट्रीज को रिसेशन नहीं कहा जाता, क्योंकि रिसेशन के लिए एक मानक तैयार किए हैं कि अगर 2 फाइनेंशियल क्वार्टर तक, देखो साल भर में 4 फाइनेंशियल क्वार्टर होते 3-3 महीने के, तो अगर 2 फाइनेंशियल क्वार्टर में लगातार आपकी जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव हो तो माना जाता है कि वो कंट्री रिसेशन में चला गया है। इससे पहले आपने देखा होगा कि जो जर्मनी है
इसकी इकोनॉमी 0.3% श्रिंक की थी एक फाइनेंशियल क्वार्टर में, और उससे पहले फाइनेंशियल क्वार्टर में 0.5% माइनस हुई थी। तो लगातार दो फाइनेंशियल क्वार्टर में 0.3% की नेगेटिव ग्रोथ रेट दिखाई थी जर्मनी ने, और उसके पहले वाले में 0.5 की दिखाई थी। इसलिए दुनिया ने डिक्लेयर कर लिया कि ये कंट्री क्या है, रिसेशन में। और इसका सबसे बड़ा कारण आपको पता होगा कि रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर था। जर्मनी एक बहुत बड़ा खरीदार था रशिया से नेचुरल गैस का, और यहां पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, और नतीजा क्या हुआ कि वेस्टर्न कंट्रीज और अमेरिका दोनों ने रशिया पर सैंक्शन लगाए। अब सैंक्शन का रशिया पर तो इफेक्ट पड़ा, लेकिन उससे ज़्यादा इफेक्ट यूरोप पर पड़ गया, क्योंकि उनको अब नेचुरल गैस नहीं मिल पा रही थी, और उन्होंने गल्फ कंट्रीज से जो है इसको परचेज करना शुरू किया, और वो महंगाई इनको मिलने लगा, और इस वजह से जो है ये कंट्री कहीं ना कहीं यहाँ पर महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और ये कंट्री उस समय रिसेशन में चली गई थी। लेकिन रिसेशन में होने के बावजूद इसने जापान को बीट कैसे कर दिया, इसी टॉपिक को हम आगे समझेंगे। इससे आगे मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, जर्मनी सेट टू ओवरटेक जापान एज थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। बताया जा रहा है कि साल के अंत तक जर्मनी जापान को बीच छोड़कर तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। आईएमएफ का ये जो है लेटेस्ट प्रेडिक्शन आया है कि जो नॉमिनल टर्म्स में अगर जीडीपी की बात करें तो $4.4 ट्रिलियन इस साल के अंत तक जर्मनी की इकोनॉमी होगी, और जापान केवल $4.2 ट्रिलियन पर श्रिंक कर जाएगा। ठीक है, बहुत सारे आर्टिकल्स इस पूरे इशू को लेकर जो है बहुत सारे आ रहे हैं। ठीक है, अब देखो इसका कारण क्या है। देखो इसका कारण बेसिकली ये है कि जो जापान की मुद्रा है ना, येन, इसका फिसलना आजकल इंटरनेशनल मार्केट में सबसे ज़्यादा, अगर किसी कंट्री की करेंसी प्रभावित हुई है तो उनमें आप देखते होंगे कि मिस्र हो गया, पाकिस्तान है, और ये सारे कंट्रीज आपको आमतौर पर दिखते होंगे। लेकिन जो जापान की करेंसी येन है ना, ये बहुत ज़्यादा वीक पड़ी है आजकल के ज़माने में, और वीक करेंसी के वीक होने की वजह से ही जापान की जो इकोनॉमी है वो नीचे गई। क्योंकि देखो इकोनॉमी का मूल्य क्या होता है, देखिए अगर डॉलर में हम नापेंगे तो बेसिकली जीडीपी किसको बोलते हैं, आपके देश की भौतिक सीमाओं के अंदर जितना भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हो रहा है उसकी जो कॉस्ट है उसको जीडीपी बोलते हैं। अब देखिए, येन अगर डॉलर की तुलना में कमजोर पड़ेगा, और भी ज़्यादा कमजोर पड़ेगा, तो सीधी सी बात है कि अब येन में ज़्यादा येन खर्च करने पड़ेंगे डॉलर को परचेस करने के लिए। तो अगर येन कमजोर होगा तो उस देश का डॉलर घटेगा, और इससे नतीजा सीधा आप देख पा रहे होंगे कि वहाँ की जो इकोनॉमी है वो नीचे आ ही जाएगी। तो यही जापान के साथ हुआ है। और दूसरा बेसिकली कारण आपको पता है कि जापान की अधिकांश आबादी क्या है, वृद्ध है। वहाँ पर बूढ़ों की बहुत ज़्यादा संख्या है, और आपको पता है कि जब लोग जवान होते हैं तो बहुत ज़्यादा काम करते हैं, और बुजुर्ग होते होते उनके काम की क्षमता बहुत ज़्यादा घट जाती है, और उन पर उल्टा सरकार को पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो इस वजह से जापान की जो इकोनॉमी है वो काफ़ी श्रिंक हो रही है, क्योंकि वहाँ पर कार्य क्षमता पहले की तुलना में उतनी ज़्यादा नहीं रही है। ठीक है, तो ये सारे आर्टिकल जो है बहुत ज़्यादा प्रकाशित हो रहे हैं। अब देखिए, इसमें थोड़ा सा इंडिया का भी हम एंगल देखते हैं। क्या इंडिया 2030 तक दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी, तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन पाएगा, या फिर कम से कम तीसरी ना बने तो कम से कम एशिया में सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी तो इंडिया को बनना ही चाहिए। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि इंडिया की वर्तमान में अभी का जो प्रिडिक्शन है आईएमएफ के द्वारा, हालांकि ये आंकड़े अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये आंकड़े आईएमएफ के द्वारा हैं। हालांकि आईएमएफ द्वारा दिए गए आंकड़े पूरी तरह से सही ऐसा नहीं होता कि पूरी तरह से सही हो जाए। कभी कभार वर्ल्ड बैंक के या फिर जो अदर इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स जो एजेंसीज हैं, मूडीज है, ये लोग भी जीडीपी के आंकड़े निकालते हैं। कभी कभार वो बिल्कुल फिट बैठ जाते हैं कि इतनी ग्रोथ रेट होगी, आईएमएफ का प्रेडिक्शन पूरी तरह से रॉन्ग हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर हम मोटा मोटा देखें तो अमेरिका है 26 पे, चाइना है 17.5 के आसपास, और जापान जर्मनी 4.2 4.4 के आसपास में। ठीक है, इंडिया कहाँ पर है 3.730। अब देखिए, अगर हम इनकी ग्रोथ रेट की बात करें ना, तो जापान और जर्मनी ये मुश्किल से आप देख पा रहे होंगे 1 या 2% मैक्सिमम ग्रोथ रेट दर्ज करा रहे हैं। और जर्मनी का तो आपको पता ही होगा कि पिछले साल तो रिसेशन में ही जा चुका है, 0.3 माइनस में जो है इनकी ग्रोथ रेट आई थी। इसमें से अमेरिका भी लगभग मुश्किल से 1 या 2% के आसपास ही ग्रो कर रहा है। लेकिन फिर भी चाइना का अगर आप देखेंगे तो ये लगभग 4% के आसपास ग्रो कर रहा है। और इस साल इंडिया का एस्टिमेट है कि भारत लगभग 6.7 या फिर हो सकता है कि इससे ऊपर भी, पिछली बार तो हम 7 को क्रॉस कर गए थे, तो लगभग 6.5 6.6 6.7 के आसपास ग्रो करेगा। तो सोचिए, ये जो कंट्रीज हैं इनकी जीडीपी अभी 4.2 4.4 है, और ये बड़ी मुश्किल से ज़्यादा अगर कर लें तो 1% से 2% के आसपास ये ग्रो कर रहे हैं। और इंडिया 3.7 में है, और ये लगभग कंटिन्यूसली 6-7% लगभग ग्रो करता रहेगा आने वाले 5-7 साल में। तो आप सोच सकते हैं कि अभी हमारा 2023-24 आपका फाइनेंशियल ईयर इसका वाला जब कंप्लीट होगा तो लगभग बताया जा रहा है कि 2030 तक डेफिनेटली आप देखेंगे कि इंडिया, जापान और जर्मनी दोनों को जो है पीछे छोड़ के दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरी से क्या भारत दूसरे नंबर पर आ सकता है। चाइना भी तो आजकल बहुत कम ग्रो कर रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि इंडिया हाल ही में
चाइना को पिछाड़ दें। देखो इसके चांसेस बहुत कम है। क्यों? क्योंकि भले ही हम 6 से 7% ग्रो कर लें तो हमारी इकोनॉमी कितनी है? 3.7। ठीक है, अब इसका 6% या 7% आप निकालो। दूसरी तरफ अगर चाइना की इकोनॉमी का आकार देखिए, वो क्या है? 17.5 ट्रिलियन डॉलर। अगर वो 4% भी ग्रो करता है ना, तब भी उसकी ग्रोथ रेट तो भले ही भारत से कम होगी, लेकिन आंकड़े भारत से दोगुने तिगुने चौगुने वो ग्रो करेगा। ठीक है, अरे आप खुद देख लीजिए ना, 3.7 का अगर आप 6% निकालो और 17.7 का आप 3 या 4% निकाल लो, वो कहीं ज़्यादा होगा भारत की तुलना में। तो चाइना को पिछाड़ना इतना आसान नहीं होगा। भारत को बहुत सारे दशक लग जाएंगे, या हो सकता है कि भारत कभी चाइना को पिछाड़ सके ही ना, ये भी पॉसिबिलिटी है। हालांकि जो दुनिया है वो कब क्या आकार लेती है कोई नहीं जानता है। चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी का शासन लंबे समय से, हालांकि वो लोग हमेशा याद दिलाते हैं अपने देश के नागरिकों को कि इससे पहले ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ क्या हुआ था। अफीम युद्धों का इतिहास जो है वहाँ पर देखा जाता है। सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन का हवाला देते हुए चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी वहाँ पर नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रही है। अब आने वाले समय में चाइना जो है अमेरिका को जो है पिछाड़ देगा, बताया जाता है जीडीपी के टर्म्स में। 2030 के आसपास का अनुमान है कि चाइना अमेरिका को भी पिछाड़ सकता है जीडीपी के मामलों को लेकर। तो आप देख सकते हैं कि चाइना कितना ज़्यादा ग्रो कर रहा है। ठीक है, अब क्या भारत के द्वारा तीसरे स्थान पर आना, ठीक है, सबसे पहले तो यही दिमाग में आ रहा होगा कि भारत तीसरे नंबर पर तो डेफिनेटली पहुंच ही जाएगा। 2030 पर नहीं पहुंचेगा तो 32-33 तक तब भी पहुंच जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या तीसरे स्थान पर आना भारत के लिए कोई उपलब्धि होगी? जी हाँ, उपलब्धि तो होगी, लेकिन कोई खास उपलब्धि भारत के लिए नहीं होने वाली, क्योंकि तीसरे स्थान पर तो अगर भारत कुछ नहीं भी करता तब भी उसको आना ही था। क्योंकि अगर आप देख पाएंगे ना, जीडीपी का मतलब क्या होता है? जीडीपी का मतलब होता है किसी कंट्री की बाउंड्रीज के अंदर कितना गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, अब अगर आप भारत की तुलना जापान जर्मनी से करोगे तो ये तो छोटे छोटे देश हैं, बहुत ही छोटे देश हैं। अगर मैं आपको बताऊं थोड़ा सा, ये अगर आप आंकड़ा देखेंगे, ठीक है, यहाँ की पॉपुलेशन कितनी है? ठीक है, अगर यहाँ पर आप देखें इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, लगभग 8 करोड़ 40 लाख के आसपास जर्मनी की पॉपुलेशन है। ठीक है, ऐसे ही लगभग अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे तो लगभग 12 करोड़ के आसपास जो है जापान की पॉपुलेशन है। तो 12 करोड़ नहीं, 125 करोड़ के आसपास जापान की पॉपुलेशन है, और जर्मनी 12 करोड़ ही है, और 84 इसके आसपास जो है इनकी पॉपुलेशन, जबकि भारत की जो पॉपुलेशन है वो लगभग 140 करोड़ के आसपास है। तो देखो 12 करोड़ जापान की पॉपुलेशन, हमारी पॉपुलेशन 140 करोड़, यानी कि जापान से लगभग 6 गुना लोग हमारे देश में रहते हैं। ठीक है, अब जितने ज़्यादा लोग रहेंगे उतना ज़्यादा काम करेंगे। हमारा एरिया भी अगर आप देखोगे तो जापान से बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जापान में पूरी की पूरी आबादी बुजुर्गों की है, जबकि भारत की अधिकांश जो आबादी है वो यंग है, जवान लोग हमारे यहाँ पर रहते हैं, यानी कि युवाओं की संख्या हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। जापान में बूढ़े बहुत ज़्यादा है। तो इन देशों को पिछाड़ना कोई बहादुरी का काम नहीं है। ठीक, अगर आप एक कॉन्सेप्चुअली सोचें, 12 करोड़ की आबादी वाला देश एक तरफ है और 140 करोड़ की आबादी वाला देश एक तरफ है। ठीक है, और हम कह रहे हैं कि 140 करोड़ की आबादी वाला देश अगर 12 करोड़ की आबादी वाले देश को जीडीपी में अगर पिछाड़ देगा तो ये कोई बहादुरी वाला काम नहीं है, ये तो डेफिनेटली हो ही जाएगा। ठीक है, अगर इंडिया को एक्चुअल में, इंडिया के सामने जो टारगेट है ना वो होने चाहिए चाइना को पीछे छोड़ने की, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था कि जो 12 करोड़ 120 करोड़, ठीक है, जापान की जो चाइना की आबादी है ना भारत की, लगभग दोनों इक्वल है। फिर भी इंडिया और चाइना दोनों एक ही साथ आज़ाद हुए हैं। लगभग आप देखेंगे चाइना में जो कम्युनिस्ट पार्टी का रूल होता है, गृह युद्ध जो जब वहाँ पर खत्म होता है तो वही 47-48 का दौर था, और भारत भी लगभग एक ही साथ आज़ाद हुआ था। हालांकि जोग्राफिक स्थितियाँ थोड़ी बहुत दोनों देशों की अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे चाइना और इंडिया, चाइना की आबादी पहले से बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अभी के डेट में अगर आप देखेंगे चाइना और इंडिया बिल्कुल बराबर की आबादी में। तो सोचिए, लगभग 140 करोड़ लोग भारत में भी रहते हैं, लगभग 140 करोड़ लोग चाइना में भी रहते हैं, और भारत और चाइना की जीडीपी का अंतर अब आप देखिए 3.7 हम हैं, लगभग हमसे 6 गुना ज़्यादा बड़ा चाइना है। ठीक है, तो बहुत सारे जो हमारे अर्थशास्त्री हैं या फिर हमारे जो न्यूज़ चैनल वाले हैं वो कहते हैं कि देखो भारत कहाँ पहुँच गया, भारत दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने वाला है, जापान जर्मनी को पिछाड़ने वाला है। तो जापान जर्मनी को पिछाड़ना कोई बहादुरी का काम है थोड़ी। जापान की आबादी 12 करोड़, हमारी आबादी 140 करोड़, 140 करोड़ लोग अगर 12 करोड़ लोगों की क्षमता के बराबर भी काम नहीं कर पा रहे तो भारत के लिए तो शर्म की बात है कि हम इतने छोटे छोटे से देश हैं, इनको भी हम पीछे नहीं छोड़ पा रहे। जबकि जापान वही देश था जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हारा था, वहां पर मोनार्की थी, इस पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा था, फिर भी हम जो है इसको पीछे नहीं छोड़ पाए। तो ये अपने आप में बहुत गलत चीज़ है। जबकि इसके विपरीत अगर चाइना देखोगे तो चाइना जापान से 6 गुना बड़ा है,
उसकी आबादी 6 गुनी बढ़ी है, फिर भी जीडीपी भी 6 गुनी बढ़ी है। समझ पा रहे हैं आप? 4 के आसपास जापान की जीडीपी है, उसकी 17 के आसपास है, ठीक है। तो लगभग 4-5 गुनी बड़ी वहां की जीडीपी भी है, जबकि इंडिया की उससे भी कम है, ठीक है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि भारत तीसरे नंबर पे आ जाए, जबकि भारत की पॉपुलेशन के हिसाब से अगर हम बात करें तो भारत को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होना चाहिए था। जहां की पॉपुलेशन सबसे बड़ी है उस कंट्री को दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी भी होना चाहिए, क्योंकि 12 करोड़ लोग अगर हमसे ज़्यादा 140 करोड़ लोगों से ज़्यादा सामान प्रोड्यूस कर रहे हैं, ज़्यादा कीमत की सर्विस दे रहे हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत गलत चीज़ है, ठीक है। और अगर डेवलपमेंट के इशू को लेकर देखेंगे तो जापान, जर्मनी, यूके, फ्रांस और इटली, इन सब देशों को जो जिनको हमने पीछे छोड़ा, यूके को, इटली को, फ्रांस को, ये जो देश हैं अभी भी यहाँ पर चाहे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखें, चाहे यहाँ पर हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ देखें, चाहे यहाँ पर डेवलपमेंट देखें, सब कुछ भारत से कहीं गुना ज़्यादा है। हमारे देश के अधिकांश स्टूडेंट, आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे यहाँ पर अच्छे कॉलेज है ही नहीं, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हमारे यहाँ पर है ही नहीं। हमारे यहाँ के लगभग बहुत बड़ी तादाद में 2 लाख के आसपास स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो है, आपको पता होगा कि कनाडा या फिर अलग अलग जगहों पर कॉलेज में पढ़ने के लिए जाते हैं। खुद हमारे यहाँ पर लगभग $8 बिलियन के आसपास हमारे यहाँ से हर साल कनाडा में जाता है, क्योंकि वहाँ पर एजुकेशन बहुत महंगी है। लेकिन फिर भी जो समाज के एलीट क्लास के लोग होते हैं वो अपने बच्चों को भारत के कॉलेजों में बहुत कम पढ़ाते हैं। वो कनाडा में अपने बच्चों को आमतौर पर पढ़ने के लिए भेजते हैं, और भारत से हर साल $8 बिलियन के आसपास का अमाउंट कनाडा की यूनिवर्सिटीज में जाता है। भारत की इकोनॉमी से निकल के कनाडा की इकोनॉमी में जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ के लोग वहां पर पढ़ने के लिए जाते हैं। तो भले ही आंकड़ों में हम कहते हैं कि हम तीसरे नंबर पे पहुंच गए हैं, ये बहुत ही बड़ी बात है, लेकिन अगर जमीनी हकीकत अगर आप देखेंगे तो भारत अभी भी अपने लक्ष्यों से कोसों दूर है, ठीक है। क्योंकि जिस हिसाब से भारत की आबादी है उस हिसाब से भारत को टॉप पर होना चाहिए। टॉप पर ना भी हो तो कम से कम सेकंड नंबर के पे तब भी होना चाहिए था। नंबरों का खेल भले अगर हम ना देखें तो अमेरिका अगर 26 है और चाइना अगर 17 है, तो भारत को भी लगभग 15, 16, 17 के आसपास इतने $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी डेफिनेटली होना ही चाहिए था। लेकिन भारत अभी भी लगभग $3.7 ट्रिलियन के आसपास है। भले ही भारत 4.3, 4.4, 4.5 के आसपास पहुंच जाए, लेकिन फिर भी आप देखेंगे अमेरिका और चाइना से भारत अभी कितना पीछे है। उम्मीद करता हूं कि जो लॉजिक मैंने आपको बताए हैं, जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, आप उन्हें ठीक से समझ पाए होंगे। तो आज के सेशन में बस इतना ही है। बने रहिए चैनल पे। धन्यवाद।